Hello dear friends, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to CRPC. In the last previous class of CRPC, we have already completed chapter 2 that is related to courts. Classes of courts के बारे में हमने discuss कर लिया था. As you know very well that these videos are relating to the crash course of competitive exam की crash course के रिगार्डिंग ये वीडियो तो इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे. जहां भी हमें लगेगा कि कुछ डिटेल इन डेप्थ नॉलेज की रिक्वायरमेंट है तो उस टाइम आपसे जरूर शेयर करूंगी. अदरवाइज हम बेयर प्रोविजन के साथ इसको डिस्कस करेंगे. जहां कुछ इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको वहां साथ में हाईलाइट भी करवाती रहूंगी. तो अगर हम बात करते हैं सेक्शन 26 जो फॉल करता है चैप्टर 3 और पावर ऑफ कोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं. चैप्टर 3 डील करता है पावर ऑफ कोर्ट्स के बारे में. चैप्टर 3 क्या कहता है कि कोर्ट्स के अंदर कोर्ट्स के पास क्या क्या पावर्स है उसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे. डिटेल मतलब जो बेयर एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊंगी. 26 कहता है कोर्ट्स बाय विच ऑफेंस कौन कौन सी कोर्ट जो है ऑफेंस को ट्राई कर सकती है. सबसे पहली चीज एनी ऑफेंस अंडर द आईपीसी. एक क्लॉज कहता है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस है जो आईपीसी के अंदर किया गया है उन ऑफेंसेस के लिए कौन कौन ट्राई करेगा. हाई कोर्ट ट्राई करेगा या कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा या जो भी फर्स्ट शेड्यूल में कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है तो वो भी इसमें ट्राई करेगा. अगर हम प्रोवाइजो की बात करते हैं तो ये प्रोवाइजो में काफी टाइम ऐड हो चुका है. ये फर्स्ट जो है ये यहाँ से अगर आप ये ब्रैकेट देखते हो तो इसका मतलब है ये कि सारा का सारा जो काफी इसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं. तो लेटेस्ट जो है 2018 के अमेंडमेंट भी इसमें ऐड हुए हैं. उसके अंदर क्या हुआ जो 376 DA और DBB इसमें ऐड कर दिया गया है. तो बाय 2018 अमेंडमेंट्स तो मैं यहाँ शॉर्ट में आपको लिखवा रही हूँ. 2018 का जो अमेंडमेंट्स था 2018 के अमेंडमेंट से क्या क्या ऐड हुआ है. उसके अमेंडमेंट से ऐड हुआ है 376 DA और 376 DB. ये दो जो है प्रोविजन इसमें ऐड हुए हैं. तो इनको आप थोड़ा सा माइंड में रख सकते हो. DA और DB जो है वो 12 साल से जो छोटी है 12 साल के करीब है और उनके जो रेप के रिगार्डिंग जो है उसमें ये अमेंडमेंट किया गया है. तो हमारे लिए ये अमेंडमेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. इस सेंस में नहीं है कि क्या ऐड किया गया, इस सेंस में इम्पोर्टेंट है. वैसे इतना इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली नहीं पूछे जाते. लेकिन अगर हम बात करें कि कौन कौन से सेक्शन ऐड हुए थे तो उसके रिगार्डिंग ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो हमें इसको समझना जरूरी है. तो ये मैं यहाँ हाईलाइट भी कर देती हूँ, थोड़ा सा इसको मार्क कर देती हूँ जिससे आपको माइंड में रहे कि ये अमेंडमेंट जो है इससे ऐड हुआ था. आगे हम बात करते हैं प्रोवाइजो हो गया. ये रेप के रिगार्डिंग कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, बार बार होते रहे हैं. 2009 में भी हुआ था और 2013 में भी हुआ था निर्भया केस के बाद. तो ये अमेंडमेंट्स में इतना इंपॉर्टेंट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से सेक्शन इसमें ऐड हुए थे. इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट भी कर सकते हैं कि हमें ये डिस्कस करना है. अगला बी क्लॉज ये बात करता है कि एनी ऑफेंस कोई भी ऐसा ऑफेंस है जो आईपीसी में नहीं है यानी कि किसी अदर लॉ में है, जैसे SC/ST एक्ट का हो गया या किसी अदर एक्ट में हो गया, NDPS में हो गया. तो अगर कोई अदर लॉ है उसके तहत अगर कोई ऑफेंस है तो उसको कैसे ट्राई किया जाएगा. उसे या तो हाई कोर्ट ट्राई करेगी या वो कोर्ट ट्राई करेगी जो फर्स्ट शेड्यूल में डिस्क्राइब है. लेकिन अगर हम समझें एनी ऑफेंस अंडर आईपीसी के ऑफेंस के बारे में बात करते हैं तो 3 प्रकार की कोर्ट्स के पास पावर है. हाई कोर्ट है, द कोर्ट ऑफ सेशन और एनी अदर कोर्ट है दैट इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल. जब हम बात करते हैं एनी अदर ऑफेंस की तो हाई कोर्ट है और उसके साथ साथ फर्स्ट शेड्यूल में जो कुछ भी जज की रिक्वायरमेंट है, मजिस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट है तो उसके बारे में बात की गई है. अगला है हमारा सेक्शन 27 दैट डील्स विद जुवेनाइल्स. अगर हम करंट स्टेटस देखें तो जुवेनाइल एक्ट जो है 2015 का है तो उसके तहत भी कुछ पॉइंट्स ऐड हुए हैं. तो ये जुरिस्डिक्शन बताता है कि जुवेनाइल के सेंस में किसके पास जुरिस्डिक्शन है. तो ये बात कर रहा है कि एनी ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ, जो डेथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से पनिशेबल नहीं है उन ऑफेंसेस की बात हो रही है. कमिटेड बाय एनी पर्सन हु एट द डेट व्हेन ही अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, जब वो क्या था द एज ऑफ 16 ईयर्स था. तो 27 सेक्शन बात करता है एज ऑफ 16 ईयर्स की. लेकिन अगर हम देखें इसको जुवेनाइल जस्टिस प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो वहां पर 18 ईयर्स की एज की बात करता है. क्लोज 2 ऑफ 37 क्लोज 2 का जो है सॉरी सेक्शन 2 का क्लोज 35 जो 5 है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का वो बात करता है 18 ईयर्स की. तो ये 2 प्रकार के कॉन्ट्राडिक्शन इसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा. जब हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट करेंगे तो उसके अंदर इसको डिटेल में हो जाएगा. कह रहे हैं कि उसको ट्राई किया जाएगा बाय द कोर्ट ऑफ सीजीएम.
या तो सीजीएम से ट्रायल होगा उसका, या फिर कोई दूसरी कोर्ट से ट्रायल हो सकता है जो स्पेशली एम्पावर्ड है चिल्ड्रन एक्ट के तहत, या किसी अदर लॉ में कोई ऐसी कोर्ट दे रखी है जो इनके ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन और यूथफुल ऑफेंडर्स के बारे में बात करता है, तो वहां जो है इनका ट्रायल होगा। तो अगर नॉर्मल सेंस में समझें, अगर 26 और 27 की अगर हम कंबाइंड रीडिंग करते हैं तो हम इस बात पर पहुंचते हैं कि जब 26 की बात करते हैं उसमें क्लोज ए की बात करते हैं तो वो बात कर रहा है आईपीसी के ऑफेंसेस की, जिसके अंदर हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और एनी अदर कोर्ट दैट इज शोन इन फर्स्ट शेड्यूल, जो फर्स्ट शेड्यूल में शोन है। अगर हम 26(7) के क्लोज बी की बात करते हैं तो वो बात कर रहा है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस है जो किसी अदर लॉ में है आईपीसी को छोड़कर, वहां पर एक तो हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो ट्राई कर सकती है, और सेकंड जो है जो भी कुछ शोन है फर्स्ट शेड्यूल में उस एक्ट के, उसके हिसाब से उसका ट्रायल होगा। अगर हम सेक्शन 27 की बात करें तो 27 में क्या है कि 27 के अंदर जुवेनाइल के मामले में है। हालांकि जब हम बात करते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में तो कुछ उसमें अलग कोर्ट्स का डिफाइन किया गया, उस कोर्ट के तहत ट्रायल होगा, लेकिन 27 बात करता है 16 साल से कम उम्र के बच्चों की बात कर रहा है ये, जहां पर डेथ पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का कोई क्राइम नहीं हुआ है, तो वहां पर सीजीएम ट्रायल करेगा। ये फर्स्ट जो शेड्यूल में जो शोन है उसको यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, यहाँ पर साफ तौर पे आपको बताया जा रहा है कि फर्स्ट शेड्यूल ट्राई करेगा, चिल्ड्रन एक्ट के तहत कोई पावर दी है वो ट्राई करेगी, या कोई एनी अदर लॉ है जैसे जुवेनाइल जस्टिस प्रोटेक्शन एक्ट बात करता है ट्रीटमेंट की, ट्रेनिंग की, रिहेबिलिटेशन की, तो उन मामलों में भी ट्रायल की पावर जो उन्हें दी गई है। तो इसमें अगर आप समझते हो तो एक तो हो गया सीजीएम, ठीक है, एक कोई भी एम्पावर्ड है चिल्ड्रन एक्ट के तहत, और एनी अदर लॉ है जो किसकी बात कर रहा है, जो बात कर रहा है ट्रीटमेंट की, जो बात कर रहा है ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग और रिहेबिलिटेशन की, तो उन मामलों की बात हो रही है। जब हम बात करते हैं आईपीसी की प्रोविजंस की, तो आईपीसी के प्रोविजन के हिसाब से ये 3 प्रकार की कोर्ट्स का डिस्कशन किया गया है। अगर एनी अदर लॉ के हिसाब से बात करें तो हम 2 प्रकार की कोर्ट्स का डिस्कशन यहाँ पर करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट 28 बात कर रहा है कि कौन से जज या किस हाई कोर्ट के पास किस प्रकार की पावर है कितनी पनिशमेंट देने की। तो अगर हम देखें हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस, तो हाई कोर्ट की कोई लिमिट नहीं है, वो कोई भी सेंटेंस जो है पास कर सकता है, ठीक है। तो हाई कोर्ट की कोई लिमिट होती ही नहीं है क्योंकि नॉर्मली इतनी वाइड पावर हाई कोर्ट के पास है, तो कोई इश्यू नहीं है। फिर सेशन जज की अगर हम बात करते हैं, या एडिशनल सेशन जज जो सेशन जज के बराबर ही होता है, तो उनके अंदर क्या पावर है, उनके अंदर पावर है कंफर्मेशन, वो भी डेथ पनिशमेंट भी दे सकते हैं बट सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन। सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन कौन सा सेक्शन है हमारा, सेक्शन 366, उसको भी साथ में आप नोट कर सकते हो, सेक्शन 366 कंफर्मेशन की बात करता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें असिस्टेंट सेशन जज की बात करते हैं, जो सेशन जज से नीचे होता है, तो क्या कर सकता है वो 10 ईयर्स की उसकी जो पनिशमेंट है उसकी पावर है कि फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 10 ईयर्स, एक्सेप्ट ए सेंटेंस ऑफ डेथ नहीं दे सकता, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं दे सकता, या 10 साल से ज्यादा की पनिशमेंट वो नहीं दे सकता। इनकी लिमिट कितनी होगी यहाँ पर, उसकी 10 साल की लिमिट हो गई है। अगर हम बात करें सेक्शन 29 में जो आगे मजिस्ट्रेट की पनिशमेंट की बात करता है, आपको बताता है कि जब कोर्ट ऑफ सीजीएम, अगर सीजीएम की हम बात करें तो सीजीएम कितनी पनिशमेंट दे सकता है, 7 ईयर्स, नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर्स नहीं दे सकता, ना डेथ दे सकता, ना इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दे सकता, और ना ही 7 साल से ज्यादा की पनिशमेंट दे सकता। अगर हम फर्स्ट क्लास की बात करते हैं तो फर्स्ट क्लास की जब हम बात करेंगे तो वो क्या कर सकता है, 3 साल की पनिशमेंट दे सकता है और 1000 का फाइन। तो आप इसे शॉर्ट में भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। मैं एक बार इसको थोड़ा सा मेंशन करवा देती हूँ, कोई इश्यू ना हो हमारे पास। देखिए जब आप वर्डिंग में पढ़ते हो ना कोई चीज, आपके लिए समझना बहुत इजी हो जाता है। जैसे यहां पर मैं लिख देती हूँ 3 ईयर्स प्लस में क्या क्या कह रहा है ये, 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज का फाइन है वो दे सकता है। जब 10,000 रुपीज के फाइन की बात आती है तो इसका मतलब है उससे अबव की लिमिट उसके पास नहीं है, तो 10,000 फाइन, तो ये इसकी लिमिट हो गई है। दोनों भी दे सकता है लेकिन इतना तो है ही, ठीक है। अगला अगर हम बात करते हैं, इसको मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ 10,000 को। अगर हम बात करते हैं सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की, तो क्या कह रहा है 1 ईयर और 5,000,
तो इसे आप 1 ईयर 5,000 अपने जो डायरेक्ट में आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं द कोर्ट ऑफ CMM शैल हैव द पावर ऑफ CGM। जो CMM होता है जहां पर मेट्रोपॉलिटन एरिया, जहां 10 लाख से ज्यादा की जो आबादी होती है, सेक्शन 8 बात करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया की, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया भी था, उसमें 1 मिलियन जो है आबादी की बात करता है वो। तो उस मैटर में जो है मेट्रोपॉलिटन होता है, उसको वही पावर होगी जो CGM की है, और जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की जो पावर होती है वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है सेक्शन 30, वो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो आपको बड़े इजीली ये समझ में आ जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि आपको उलझाएगा। देखिए ये बात करता है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। मान लीजिए डिफॉल्ट ऑफ फाइन है, किसी व्यक्ति को फाइन की पनिशमेंट मिली कि आपको जो है 5,000 रुपये फाइन देना, लेकिन अगर वो फाइन पे नहीं कर पाता है, उस मामले में मजिस्ट्रेट कितनी पनिशमेंट दे सकता है, इसको आप रीड विद करोगे, इसको आप रीड विद करोगे, रीड विद सेक्शन 65 और 67 IPC के साथ। उसमें कुछ एक लिमिट्स हैं, उसके हिसाब से आप इसे रीड करोगे। अगर हम सेक्शन 67 65 की जब बात करते हैं ना, तो उसमें दिया हुआ है 1/4 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट की। चलो इसको देख लेते हैं क्या कहता है। द कोर्ट ऑफ ए मजिस्ट्रेट, कह रहे हैं कि जो कोर्ट ऑफ ए मजिस्ट्रेट होगा में अवॉर्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट डिफॉल्ट ऑफ फाइन, फाइन के हिसाब से जितनी उसे ऑथराइज है। अब समझ लेते हैं कैसे। फिर प्रोवाइजो कह रहा है नॉट इन एक्सेस ऑफ द पावर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। जो सेक्शन 29 में जो पावर्स दी गई है मजिस्ट्रेट की क्या पावर है सेक्शन 29 में? 3 इयर्स प्लस में 10,000 फाइन। कह रहा है कि जो उसे पावर दी हुई है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि 3 साल की पनिशमेंट अगर है तो 3 साल की पनिशमेंट से ज्यादा नहीं हो, और दूसरा 10,000 से फाइन ज्यादा नहीं हो। शैल नॉट वेयर इम्प्रिजनमेंट हैज बीन अवॉर्डेड एज पार्ट ऑफ द सब्सटेंटिव सेंटेंस exceed 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict as punishment for the offence otherwise than as imprisonment in default of payment of fine। अभी 1/4 की बात कर रहा है। ये कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक मजिस्ट्रेट है, उसको जो है उसने दी है 3 साल की सजा, ठीक है। 3 साल की सजा के साथ वो बात कर रहा है 5,000 फाइन दिया है उसने। अब कोई व्यक्ति क्या है, वो 5,000 जो फाइन है वो नहीं दे पाएगा, तो उस सेंस में कोर्ट के पास पावर है कि इस जो मान लीजिए 2 साल की सजा दे दी है और ये 5,000 फाइन के बदले वो पनिशमेंट दे सकता है, तो वो उस 5,000 के बदले कितनी पनिशमेंट देगा वो भी देखना पड़ेगा। 1/4 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट से नहीं हो सकता। कहने का मतलब है जो उसकी पावर है, सब्सटेंटिव सेंटेंस का ये पार्ट है, और इस पार्ट के अलावा जो उसकी पावर है उसका 1/4 वो नहीं कर सकता। मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है 3 साल की। 3 साल में कितने महीने हो जाते हैं? 36 महीने। 36 महीने का 1/4 यानी कि 9 मंथ जो है वो एक्सीड पनिशमेंट दे सकता है। मान लीजिए यहाँ पर 3 साल दी थी और अब जो है 9 मंथ पनिशमेंट भी दे सकता है। 9 मंथ पनिशमेंट तक इसकी पावर है। अब आप सोचोगे किसको तो 3 साल तक की पनिशमेंट देने का प्रोविजन था, तो ये 9 मंथ एक्स्ट्रा कैसे दे सकता है? देखिए ये 9 मंथ जो है ये इस फाइन के बदले है। उसकी 3 साल की कैपेसिटी है, कॉम्पिटेंट है 3 साल के लिए, बट ये 9 मंथ दे रहा है इस डिफॉल्ट ऑफ फाइन के लिए, तो किसी प्रकार का इश्यू नहीं होगा। अगर हम कंसीडर करें सेक्शन 67 IPC का, तो सेक्शन 67 में कुछ लिमिट है कि अगर किसी ने 50 रुपए का फाइन था उसको पे नहीं किया तो 2 महीने तक की सजा आप दे सकते हो। 100 रुपए का फाइन था वो नहीं दिया तो उसके तहत आप 4 महीने की सजा दे सकते हो। लेकिन अगर 100 महीने से ज्यादा की आप बात करते हो तो आप सिर्फ 6 महीने की सजा दे सकते हो। तो यहाँ पर ये 9 मंथ भी जो है वो कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट नहीं देगा, यहाँ पर वो 6 मंथ से एक्सीड नहीं करेगा। क्योंकि अगर हम सेक्शन 67 IPC को कंसीडर करते हैं तो 6 महीने से ज्यादा पनिशमेंट का कोई प्रोविजन यहाँ मेंशन नहीं है। तो ये है एक सिंपल सा फंडा, इसका कुछ कंफ्यूजिंग है नहीं। सेकंड क्लॉज कहता है द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन में अगर इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड की गई थी दिस सेक्शन में भी इन एडिशन टू ए सब्सटेंटिव सेंटेंस के एडिशन में होगा जितना मैक्सिमम टर्म उसे अवॉर्ड किया गया था मजिस्ट्रेट के द्वारा। सेक्शन 29 में जितनी उसके पास कैपेसिटी है
उसी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो यहाँ उसको पनिशमेंट अवॉर्ड कर सकता है। तो सेक्शन 30 जो बात करता है 29 बात करता है मजिस्ट्रेट की पावर ऑफ पनिशमेंट की, 30 बात करता है कि उसकी कॉम्पिटेंसी कितनी है, किस लेवल तक वो पनिशमेंट दे सकता है। अगर हम बात करें 31 की, क्योंकि 31 ही भी थोड़ा बहुत समझने वाला है, उसके बाद आगे तो सिंपल वर्डिंग में ही समझना कुछ ज्यादा नहीं है। अब 31 कहता है कि सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने कई ऑफेंस किए थे और एक ही ट्रायल में उन सब की पनिशमेंट हो गई है। मान लीजिए एक ऑफेंस मर्डर का था, एक रेप का था। मर्डर में भी उसकी 10 साल की पनिशमेंट है और रेप में भी उसकी मान लो उसको दे दी है इम्प्रिजनमेंट की, या मान लो 20 साल की पनिशमेंट दे दी है। तो इस हिसाब से हमें इसको देखना पड़ेगा कितनी पनिशमेंट का प्रोविजन है। देखिए अगर आप सेक्शन 31 की बात करेंगे तो देखते हैं इसमें क्या है। वन पर्सन इज कन्विक्टेड एट वन ट्रायल ऑफ 2 और मोर ऑफेंसेस, जैसे ये सिरसा में डेरा बाबा राम रहीम के जो पनिशमेंट का प्रोविजन था उसकी भी आप कंसिडर कर सकते हो। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 71 जो सेक्शन है आईपीसी का, उसके प्रोविजन को साथ में लेते हुए सेंटेंस हिम फॉर सच ऑफेंस, वो उन ऑफेंस के लिए पनिशमेंट दिया जा सकता है टू द सेवरल पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड देयरफॉर which such court is competent, जितना उस कोर्ट के पास competency है। such punishment when consisting of imprisonment commence the one after the expiration of the other in such order at the court may direct unless the court directs that such punishments run shall concurrently। देखिए इसमें क्या बात कर रहा है कि मान लीजिए चोरी का मामला है, चोरी के मामले में 3 महीने की सजा थी। एक चोरी थी उसमें भी जज ने 3 महीने दे दी, दूसरी चोरी में भी उसने 3 महीने दे दी, तीसरी चोरी में भी उसने 3 महीने दे दी, 3 साल दे दी। अब मजिस्ट्रेट की कैपेसिटी जो कितनी है 3 साल की। अब आप ये सोचोगे कि नहीं 3 3 3 6 9, ये तो 9 साल होगी। 9 साल नहीं हुई है। सेवरल ऑफेंसेस के लिए सेवरल पनिशमेंट है। अगर कोर्ट ये लिख देता है उसमें कि कंकरेंटली चलेगी, कंकरेंटली का मतलब है कि अब मान लो 2021 से 24 तक पनिशमेंट चलेगी, ये दूसरी भी कंकरेंटली चलेगी, उसी टाइम के बीच में ये हो जाएगी, उसी टाइम के बीच में ये हो जाएगी, तो कोई इश्यू नहीं है। अगर कोर्ट ये मेंशन नहीं करता कि कंकरेंटली चलेगी, कंसेक्यूटिवली चलेगी, पहले ये 3 साल, 21 से 24, 24 से 27, 27 से 30, इस सेंस में ये पनिशमेंट दी जाएगी। ऐसे ही डेरे वाला जो बाबा था राम रहीम, उसको कंकरेंटली नहीं दी गई थी बल्कि कंसेक्यूटिव दी गई थी, एक के बाद एक पनिशमेंट उसको दी गई है। तो इस प्रकार से ये सेक्शन 31 ये बात कहता है। अगर हम बात करें इसको सेक्शन 71 की, अगर हम बात करते हैं, आप सब फटाफट अपने बैरक से निकाल लीजिए सेक्शन 71 जो पनिशमेंट के रिगार्डिंग आईपीसी का वो क्या कहता है। मैंने उसके ऊपर भी लेक्चर बना रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा आप दे सकते हो। उसमें ये बात कही गई है, लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंस। कहता है कि अगर मान लो कोई सेवरल ऑफेंस है तो किसी भी ऑफेंस की मैक्सिमम से ज्यादा नहीं दी जा सकती। किसी भी ऑफेंस में मैक्सिमम जितनी उतनी ही कैपेसिटी दी जा सकती है, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। अगर हम सेकंड क्लॉज की बात करें, इन द केस ऑफ कंसेक्यूटिव सेंटेंस, कंसेक्यूटिव का सेंटेंस का मतलब होता है एक सेंटेंस के बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट। कह रहे जब कंसेक्यूटिव सेंटेंस की आप बात करते हो, इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट, कोर्ट के लिए ये नेसेसरी नहीं है बताना, इस कारण से कि ओनली ऑफ एग्रीगेट पनिशमेंट ऑफ सेवरल ऑफेंसेस इन एक्सेस ऑफ पनिशमेंट, कि उन सभी की एग्रीगेट जो है वो एक्सेस ऑफ पनिशमेंट हो गया। तो कोर्ट को ये कुछ बताना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि कह रहा है कि विच इट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट ऑन कन्विक्शन ऑफ ए सिंगल ऑफेंस टू सेंड द ऑफेंडर फॉर ट्रायल बिफोर ए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के ट्रायल के लिए वो वहां भेजा जा सकता है। कहने का मतलब है कि जो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि 9 साल की सजा दे दी लेकिन कैपेसिटी 3 की थी, तो इस बात पे कोर्ट को रीजन देने की जरूरत नहीं। इस रीजन से ये नेसेसरी नहीं है कि कोर्ट वहां पर ये रीजन बताए कि किस वजह से ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि वो एग्रीगेट पनिशमेंट है, उसकी एक सेपरेट पनिशमेंट नहीं है। अगर हम बात करें प्रोवाइजो की, प्रोवाइजो कहता है कि इन नो केस सच पर्सन बी सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजन फॉर लॉन्गर पीरियड देन 14, की कोई भी व्यक्ति जो उसको 14 साल से ज्यादा लंबी इम्प्रिजनमेंट नहीं दी जा सकती। मान लो किसी ने 5 चोरियां की और 5 की 15 साल होगी, वो नहीं दी जा सकती, 14 से कम ही दी जाएगी। द एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट। मान लीजिए एग्रीगेट पनिशमेंट 15 साल दे दी और ट्वाइस हो रहा है किसी भी पनिशमेंट का 7 साल से 14 साल, तो 14 साल से ज्यादा नहीं हो। कहने का मतलब है कि ट्वाइस द अमाउंट नहीं होना चाहिए जो पनिशमेंट का है, और एग्रीगेट जो है वो लॉन्गर पीरियड देन 14 ईयर्स नहीं होना चाहिए। तो इसको आप एक तरीके से मार्क भी कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आपने समझना है।
अगली अगर हम बात करें थर्ड क्लोज की, फॉर द पर्पज ऑफ अपील बाय कन्विक्टेड पर्सन, अगर कन्विक्टेड पर्सन अपील करता है, एग्रीगेट ऑफ द कंसेक्यूटिव सेंटेंस पास अगेंस्ट डिमांड दिस शैल बी डीम्ड टू बी सिंगल सेंटेंस। तो हो सकता है कि वहां अपील में एग्रीगेट को जो है वो सिंगल सेंटेंस में भी कन्वर्ट किया जा सके, तो ये वो आगे अपील का इश्यू है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है 32। ये सिर्फ ये बताता है मोड ऑफ कन्फरिंग पावर, कि कन्फर कैसे करना है पावर को, मोड कैसे डिसाइड होगा। ये कौन से सेक्शन में दिया गया? 32 में दिया। एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा जा सकता है, फिर भी हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन कन्फरिंग पावर्स अंडर दिस कोड द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट जैसे भी केसों में बाय ऑर्डर के द्वारा एम्पावर कर सकता है किसी भी व्यक्ति को बाय नेम या तो स्पेशली बाय नेम से कर सकता है और देयर ऑफिसेस और क्लासेस से कर सकता है। इस तरीके से वो कन्फर करेगा पावर। Every such order shall take effect from the date on which it is communicated to the person। ये उसी दिन से माना जाएगा जिस दिन मान लो कोई लेटर जारी हुआ स्टेट गवर्नमेंट का, जिस दिन उसको कम्युनिकेट किया गया, जिस दिन उस व्यक्ति के पास वो पहुंच गया, उसी दिन से माना जाएगा कि पावर उसको कन्फर हो गई है। नेक्स्ट है पावर ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड, जो भी पावर क्या है ऑफिसर की जो अपॉइंट किया जाता है। ये सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें पढ़ लेते हैं। व्हेनेवर एनी पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस, जब कोई व्यक्ति ऑफिस होल्ड करता है गवर्नमेंट की सर्विस के लिए और जिसको हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई पावर दी गई है, किसी लोकल एरिया में इसको अपॉइंट किया गया है, तो उसके पास इक्वल राइट्स हो जाएंगे जो हायर ऑफिस के होते हैं विद इन ए लाइक लोकल एरिया में जो सेम स्टेट गवर्नमेंट देती है, अनलेस की हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट जो है अदरवाइज कुछ डायरेक्ट ना करे। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विड्रॉल ऑफ पावर कौन कर सकता है? हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट विड्रॉल ऑफ पावर कर सकता है। एनी पावर जो कन्फर है सीजीएम की और बाय डीएम की में बी विड्रॉन रिस्पेक्टिव मजिस्ट्रेट, तो वही जिसने पावर कन्फर करी थी वही पावर विड्रॉ कर सकता है। पावर ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेसर इन ऑफिस, जो पावर्स है जजेस और मजिस्ट्रेट की वो उनके एक्सरसाइजेबल होगी उनके सक्सेसर इन ऑफिस की। जैसे सीजीएम है, डीएम है, उनको डिटरमाइन किया जा सकता है। कहने का मतलब है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ए जज और मजिस्ट्रेट में भी एक्सरसाइज सक्सेसर इन ऑफिस से एक्सरसाइज किया जा सकता है, जैसे डीएम से हो गया। When there is any doubt as to जब डाउट हो जाता है कि कौन सक्सेसर इन ऑफिस होगा, तो उस मामले में सेशन जज जो है वो डिटरमाइन करेगा, ऑर्डर राइटिंग में देगा कि कौन किसका सक्सेसर है, यानी कि कौन किससे छोटा है कौन किससे बड़ा है। When there is any doubt to the who is the successor in office of any the chief जुडिशियल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो ऑर्डर इन राइटिंग में डिफाइन कर सकता है। तो ये तो था आज का हमारा चैप्टर नंबर 3। मेरे अकॉर्डिंग मैंने अच्छे से आपको कवर करवाया है। सॉरी, फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और रिवीजन भी करते रहिए। एग्जाम कभी भी हो सकता है। कोरोना के इस पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।